इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु अभ्यास के 6 नंबर तक सभी प्रश्नों को हम लोगों ने समझ के साथ कर लिया है। आज इस भाग में 7वां नंबर प्रश्न से प्रश्न का उत्तर समझना प्रारंभ करेंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुओं के नाम बताएं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो धातु का नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे अर्थात विस्थापन की अभिक्रिया देंगे। तो यहाँ पर दो ऐसे धातु होने चाहिए जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो तो वो हटा देंगे, और दो ऐसे धातु होने चाहिए जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हो तो वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो आइए उत्तर लिखते हैं। यह मुख्य रूप से विस्थापन की अभिक्रिया के कंसेप्ट पर प्रश्न है। दो धातुओं के नाम निम्नलिखित है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। दो धातु कौन कौन? जिंक और आयरन, Zn और Fe, क्योंकि ये दोनों मूल रिएक्टिव हैं H से, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। तो ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि अम्ल जो है एक तरह से हाइड्रोजन का यौगिक है। इसी के दूसरे भाग में दो ऐसे धातु के नाम निम्नलिखित हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर जो है Ag और Cu जो है ये H से लेस रिएक्टिव है अर्थात कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से। तो इसीलिए ये इस हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। तो दो नाम ऐसे हो गए सिल्वर और कॉपर जो हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न, किसी धातु M के अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? धातु M के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कॉपर, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, कुछ भी। तो कह रहा है कि आप एनोड, कैथोड और अपघट्य किसे बनाएंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। देखिए धातुओं का परिष्करण स्पष्ट दिया हुआ है, ये है इसका फिगर। इसमें कैथोड है, एनोड है और ये जो है इसी को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और धातु के मतलब जिस धातु का परिष्करण करना है उसी के लवण को विलयन का अपघट्य बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो विलयन है क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो अशुद्ध है धातु वो गलता है और शुद्ध धातु पर जाकर जमने लगता है, बैठने लगता है। तो अर्थात अशुद्ध धातु को तो एनोड बनाते हैं, तो एनोड धीरे धीरे ये गलता है और जाके कैथोड पर जमा होता है, और ये पहले पतला होता है बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उत्तर लिखेंगे धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु को, कैथोड शुद्ध धातु तथा विद्युत अपघट्य उस धातु के सल्फेट को अर्थात लवण को बनाया जाता है। ये इसका उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। अब प्रश्न पूछ रहा है गैस की क्रिया क्या होगी, किस पर? तो सूखे लिटमस पत्र पर, और बाद में है आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो आइए उत्तर समझते हैं। सूखे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि H+ आयन मौजूद नहीं होगा। देखिए सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में गर्म किया जा रहा है, तो सल्फर चूर्ण मिलकर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये अम्लीय पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है सूखे लिटमस पत्र पर, तो जो वो पदार्थ बन रहा है वो सूखा है और लिटमस पत्र भी जो है सूखा है।
तो सूखे लिटमस पत्र पर अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं रहता है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब दिया है आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो आर्द्र लिटमस पत्र जो है इस पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि H+ आयन मौजूद है। और नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल, क्योंकि SO2 जो है अम्लीय है, जो स्पैचुला में गर्म करने के बाद बना है। तो आर्द्र लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि वो H+ आयन मौजूद है, और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। अब ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या गर्म किया जा रहा है? सल्फर चूर्ण, तो सल्फर का सिंबल होता है S। और हवा में गर्म किया जाए तो हवा का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो O2। यहाँ दोनों मिलकर SO2 बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय है। तो इस तरह से ये इसका रिएक्शन हो गया। अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पेंट कर देना, ग्रीस लगा देना, यसद लेपन कर देना, प्लास्टिक का परत चढ़ा देना, ये सब है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 2 उपाय, तो 2 उपाय में सीधा है पहला पेंट करना, और इसके बाद यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन समझेंगे क्या है? पेंट करना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है, जिससे उसका संपर्क नमी और वायु से टूट जाता है। ठीक है, और जब वायु से संपर्क टूट जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगा, और फलस्वरूप लोहा क्या होगा? जंग नहीं खाएगा। दूसरा है यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन में इसमें जस्ता का लेपन लोहे पर चढ़ा दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उसका संपर्क हवा से समाप्त हो जाता है, और लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, लोहा में क्या होगा? जंग अब नहीं लगेगा, क्योंकि उसका संपर्क हवा से टूट जाता है। ग्यारह नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? उत्तर होगा, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं प्रायः अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यही धातु होता तो क्षारक, ये लिखते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अधातु है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में 12 नंबर प्रश्न से लेकर अंतिम तक सारा समाप्त कर लिया जाएगा। धन्यवाद।